एवरीवन, दिस नीतू सिंह। दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपने टीचिंग एग्जाम्स के अंदर में देखा होगा, फॉरेस्ट के बारे में। किस तरीके से जो है फॉरेस्ट का रोल इंपॉर्टेंट है वाटर साइकिल में, साथ के साथ में अगर आप सॉइल का या डिकम्पोजर्स का या डिजर्टिफिकेशन के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो जरा चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, जरा यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक पर है वन हमारी जीवन रेखा, यानी जो फॉरेस्ट है वो हमारी लाइफलाइन क्यों है, क्यों हम बोलते हैं कि जो वन है वो हमारी लाइफलाइन होगा। इन सारी टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो फॉरेस्ट होगा यानी इसका मतलब है कि बहुत सारे पेड़ होंगे, अलग अलग वैरायटी होगी, डाइवर्सिटी होगी। और डाइवर्सिटी केवल प्लांट्स में ही नहीं होगा, केवल ट्रीज में नहीं होगा, वहां पर जो स्पीशीज होंगे उनकी भी डाइवर्सिटी होगी। जैसे हमारे हाथ में अगर आप देखोगे तो 5 उंगलियां हैं, पांचों अलग अलग प्रकार की है और हर किसी की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। सेम उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि वनों के अंदर में भी अलग अलग जो है वो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, साथ के साथ जो जीव जंतु है वो भी पाए जाते हैं और सबकी एक अपनी कहीं ना कहीं सबकी इंपॉर्टेंस है। अगर आप अभी जस्ट थोड़ी देर बाद ही मैं आपको एक बताऊंगी कि खाद्य श्रृंखला, जिसको हम फूड चेन भी हम बोलते हैं, फूड चेन के अंदर में भी अगर एक को भी अगर हम हटा देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि घास है, घास के ऊपर जो है ग्रासोपर है, ग्रासोपर के ऊपर मेढक है, मेढक को सांप खाता है, सांप को ईगल खाता है। इनमें से अगर मैं घास को ही अगर मैं हटा दूं तो इसका असर जो लास्ट में होगा यानी जो सांप है उस पर भी असर पड़ेगा, या उस चेन में जितने भी लोग हैं, उस खाद्य श्रृंखला में जितने भी लोग हैं, उन सब पर उसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो हमारा जो वन है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलते जरा इसी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरे भरे वन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर देखा जाए तो इनको ना कहीं हरे फेफड़े भी बोले जाते हैं। क्यों हरे फेफड़े बोले जाते हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि लंग्स जो है वहां पर एक गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि जो सांस लेने की प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे जो गैस एक्सचेंज हमारी बॉडी के अंदर होता है वो फेफड़ों के अंदर में ही होता है। और अगर पेड़ पौधे ना रहे तो हमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, इसीलिए वनों को हम क्या बोलते हैं? हरे फेफड़े बोलते हैं। एक तो ये हो गया। साथ के साथ हमें ये भी पॉइंट समझ में आता है कि फॉरेस्ट से बहुत सारे रिसोर्सेज है जो हमें मिलते हैं कहीं ना कहीं, चाहे आप प्लाईवुड, ईंधन, बक्से, कागज, लकड़ी, ये सब कुछ अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज मिल ही रही है। और साथ के साथ कहीं ना कहीं वातावरण में इसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, अलग अलग तरीके के जीव जंतु हैं, किस तरीके से वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है उनको ही आगे हम और डिटेल में हम आगे देखेंगे। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि फॉरेस्ट के अंदर में बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, बहुत हाइट तक भी जाते हैं। बहुत हाइट तक वो इसलिए जाते हैं ताकि सूरज की रोशनी वो सही तरीके से उनको मिल सके। तो कहीं ना कहीं उसकी भी उनके आपस में बीच में लड़ाई हो रही होती है। ठीक, तो चलते जरा एक और पॉइंट पे जरा हम यहाँ पर बात करेंगे। ये देखिएगा आप, इसी के बारे में मैं बात कर रही थी कि इसको अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा ये क्या है। ये कहीं ना कहीं फूड चेन के लिए अगर आप देखोगे, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला, जो आपको यहाँ पर दिख रही है। खाद्य श्रृंखला के अंदर जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि पहले घास आपको दिखेगा, घास में इसके ऊपर चाहे आप कीट कर लीजिए चाहे ग्रास ऊपर करिए, उसको खाएगा कौन? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? उका। अगर इनमें से किसी एक को अगर हटा दिया, मान लीजिए जितने भी मेढक है धरती से सब गायब कर दिए, क्या इसका असर इस पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो इसी तरीके की ये जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब मिलती है तो वो क्या बनाती है? फूड वेब बनाती है, जो खाद्य का पूरा जाल बनाती हैं। तो इसीलिए हर एक स्पीशीज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वातावरण में। तो ये पॉइंट तो आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा। साथ के साथ ये भी आपको समझ में आया होगा कि वातावरण में अगर आप देखोगे तो हर किसी का आपस में परस्पर संबंध है। जैसे जो अगर प्लांट्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो हमें ये पॉइंट समझ में आता है कि भैया देखो ऐसा है, सूरज की रोशनी में, जैसा अभी अगर जस्ट थोड़ी देर बाद ही मैं अभी आपको और डिटेल में भी बताऊंगी किस तरीके से इनका रिलेशन है। सूरज की रोशनी में अगर आप देखेंगे तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये पॉइंट समझ में आता है? जो पेड़ पौधे होंगे वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप बोलते हैं। करेक्ट है? ये पॉइंट समझ में आता होगा। ऑटोट्रॉप यानी कि जो स्वपोषी अपना खाना खुद बनाते हैं। इनके ऊपर कौन डिपेंडेंट है? इनके ऊपर डिपेंडेंट है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स यानी कि अगर आप आगे देखेंगे तो ये हो जाएंगे शाकाहारी जानवर। अब इसमें शाकाहारी में अगर आप जाते हैं तो आपको बकरी मिल जाएगी, गोट, डियर हो जाएगा, यानी कि जो पेड़ पौधे पत्तियां इनके ऊपर डिपेंडेंट है। हर्बीवोर्स के बाद कौन आता है? ओमनीवोर्स आते हैं। ओमनीवोर्स का सॉरी हर्बीवोर्स के बाद से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स जो आपको दिखेगा। तो कार्निवोर्स यानी कि जो मांसाहारी हैं वो क्या करेंगे? अगर आप इनको भी अगर आप देखते हैं तो मांसाहारी जो है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर लास्ट में एक आता है ओमनीवोर्स के लिए, यानी जो सर्वाहारी हैं।
सर्वाहारी में अगर आप देखेंगे तो कौन आता है, हम इंसान आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। अब ये कहीं ना कहीं अपने भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये पेड़ पौधों के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और साथ के साथ अगर आप देखोगे तो ये शाकाहारी जो जानवर होगा इसमें उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट है। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है, ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर्स क्या होते हैं, ये वाला पॉइंट आपको कहीं ना कहीं साफ साफ समझ में आ गया होगा। दूसरा, पेड़ पौधे जो है वो भोजन कैसे बनाते हैं, पेड़ पौधे जो भोजन है वो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है, इसकी वजह से ही ये अपना भोजन जो है कहीं ना कहीं बनाते हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आप देखेंगे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस आपका जो ऑक्सीजन रिलीज होगा और साथ के साथ आपका जो H2O है जो वातावरण में कहीं ना कहीं रिलीज होगा। तो ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे हैं, जो पत्तियां हैं वो भोजन बनाएंगी सूरज की लाइट की प्रेजेंस में। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आता है। अब आप इसके आगे भी अगर आप देखोगे तो ये अगर आपको दिख रहा है ना, मेन वन में पादप मृदा अपघटक का परस्पर संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्या क्या चीजें आपको समझ में आएंगी, सबसे पहले इसमें आपको दिखेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, पहले तो आपको ये समझ में आएगा। फिर आप अगर आप देखोगे फोटोसिंथेसिस, साथ के साथ में आपको और क्या चीज मिलेगी, वाटर साइकिल क्या होता है, फिर डिकम्पोजर्स का रोल क्या है, यानी यहां पर जो अपघटक आपको दिख रहे हैं इनका क्या रोल है, ये भी आपको समझ में आएगा, और किस तरीके से ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जरा इसको बहुत तसल्ली से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आप ये ध्यान से समझिएगा कि जो सूरज की यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि सूरज की रोशनी है, मैं यहाँ पर बना देती हूँ और उसी के हिसाब से हम आगे की तरफ जरा चलेंगे। ध्यान से देखिएगा जरा, सूरज की जो रोशनी होगी, यहाँ पर मान लीजिए आपने सन बनाया, आप सबको पता है कि सन एक स्टार है जिसके पास अपनी खुद की लाइट है। करेक्ट है, ये पॉइंट समझ में आता है। दूसरा, हमें ये चीज समझ में आता है कि पत्तियां जो होंगी वो क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं पौधों के लिए। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में अगर आप देखेंगे हर एक बॉडी पार्ट का कोई ना कोई रोल है, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पौधे के अंदर में जड़, तना, पत्ती, फल, फूल सब पाया जाता है। तो पत्तियां जो होंगी वो भोजन बनाने का काम करती हैं। किस माध्यम के द्वारा होगा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। जरा वो समझते हैं वो होता क्या है, फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण जिसको हम बोलते हैं। ठीक, इसमें होगा क्या, वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सनलाइट, और ये होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो पत्तियों के अंदर में पाया जाएगा। अब जिसकी वजह से भोजन बना पाते हैं, होगा क्या, C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वातावरण में रिलीज हो जाएगा, और ये आपके पास H2O जो है ट्रांसपिरेशन से ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6CO2 12H2O C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं बैलेंस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कार्बन आपको 6 दिखेगा, और ऑक्सीजन आपको 12 12 24 6 12 6, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन में भी 24 12 और 12 यानी बैलेंस है। ठीक है, ये हो गया आपके पास में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसकी वजह से पौधों ने भोजन बनाया। अब ध्यान से समझिएगा, जो पौधों ने भोजन बनाया होगा, अब या पेड़ पौधों के अंदर जो भी भोजन बनाया, अब इस पर मान लीजिए कि जो है एक तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे जो जीवित है इनको भी कहीं, अब हम जो ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा वो हमें पेड़ पौधे दे रहे होंगे, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो कौन ले रहा है, ये पेड़ पौधे ले रहे हैं। अब ये जो इंसानों के बीच और पेड़ पौधों के बीच का जो ये परस्पर संबंध है, ये कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसी वजह से जीवन संभव हो पा रहा है। फिर पौधों के लिए भोजन बना लिया पत्तियों ने, अब जो इस पे फल वल भी लगते हैं, आप देखोगे इसमें बहुत सारे जानवर होते हैं वनों के अंदर में जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारे पक्षी है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। जब ये धीरे धीरे, जब ये पेड़ पौधे के लिए अगर आप देखोगे तो ये जो पत्तियां जब ये गिरती हैं, पत्ती हो गया, फल हो गया, या छोटे छोटे पौधे हो गए, जब ये गिरते हैं तो यहाँ पर ना डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी जो अपघटक होंगे, जो डिकम्पोजर्स हैं, ये इसको धीरे धीरे सड़ाते गलाते हैं। करेक्ट है, और फिर धीरे धीरे करके ह्यूमस यहाँ मिट्टी में बन जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज अगर आप देखोगे
अब यहाँ पर जब ये सड़ते गलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रिएंट यानी जो पोषक है वो हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा लोग गार्डनिंग करते हैं तो फल का छिलका हो गया या फिर आपके पास में जो है सब्जी का छिलका हो गया, ये सब एक कहीं ना कहीं गड्ढा खोद के वहां पे सब कुछ डाल के, प्रॉपर तरीका होगा कि गड्ढा खोदा, उसके अंदर में डाल दिया, पानी डाल दिया, धीरे धीरे सड़ते गलते वो खाद बन जाता है। जो गमले वाला जो खाद लेकर आता है वो भी यही डालता है। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रिएंट यानी ह्यूमस हो जाएगा जो कि टॉप लेयर में आपको मिल जाएगा। दूसरा, अब धीरे धीरे यहाँ पर सॉइल की जो क्वालिटी होगी वो भी आपकी अच्छी होगी। अब एक दो चीज और देखिएगा, सूरज की रोशनी में पेड़ पौधे ने तो अपना भोजन बना लिया। अब यहाँ पर जो पानी होगा ना, पानी के साथ क्या होगा, मान लीजिए अगर पानी है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा जरा, पानी है तो सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ेगी तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ेगी तो ये क्या होगा, जो पानी होगा वो आपका धीरे धीरे यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा, इवापोरेशन होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझते हैं आप, तो इवापोरेशन यहाँ पर हो जाएगा। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। यहाँ पर कोई और दूसरा मैं एक वो यूज कर लेती हूँ कलर ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इवापोरेशन हो जाएगा। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आता है। तो वाष्पीकरण यहाँ पर हो गया, उसके बाद ये क्या होगा, क्लाउड यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, बादल का बनना शुरू हो जाएगा। ठंडी हवाओं से जब ये टकराएंगे तो ये आगे चलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बारिश, कंडेंसेशन, यहाँ पर आपको दिखेगा ड्यू के फॉर्म में, ओस के फॉर्म में, ये सब आपको क्या दिखेगा, कंडेंसेशन। करेक्ट है, तो यहाँ पर आपको ये दिख गया संघनन, तो ये हो गया। अब इवापोरेशन भी आपको दिख गया, कंडेंसेशन भी आपको दिख गया। बारिश का पानी जब ये नीचे आएगा, एक दो चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, फ्रेश वाटर का जो सोर्स होता है वो होता है कि जो पहाड़ों के ऊपर में जो पानी है, अगर आप देखेंगे बर्फ के फॉर्म में, वो फ्रेश वाटर का सोर्स है। कुछ किताबों में एनसीईआरटी में फ्रेश वाटर का सोर्स जो है वो आपका ये दे रखा है जो है वर्षा का पानी, बट उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स कंडीशन क्या है कि जब वर्षा का पानी जब आप पोल्यूटेड एयर से जब मिलेगा आगे चलकर वो एसिड रेन हो जाता है, तो इसके साथ में टर्म्स कंडीशन है। तो 100% एश्योरिटी के साथ अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेश वाटर का सोर्स कौन सा होगा, तो वो आपके ग्लेशियर्स पे, अगर आप देखेंगे माउंटेन के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं, पानी वहां आइस फॉर्म में, वो फ्रेश वाटर का सोर्स है। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। चलते आगे देखेंगे, तो यहाँ पर बारिश हो गई, बारिश के बाद यहाँ पर जो पानी है ना वो धीरे धीरे, अगर आप देखोगे मिट्टी के अंदर में, धीरे धीरे रिस रिस कर वो नीचे जाता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो आपका अप होता है। अब कल को अगर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्बेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन ज्यादा होगा, उसके बाद से फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा, माउंटेन्स के ऊपर में जो ग्लेशियर्स है वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट होने के बाद कहीं ना कहीं पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा समुद्रों में, और फिर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। और ये भी एक डर होता है कि जो आइलैंड कंट्रीज हैं जिनके चारों तरफ कहीं ना कहीं पानी है, उनके डूबने का भी खतरा बना हुआ रहता है। ठीक, दूसरा, मान लीजिए कि अगर समय पर बारिश नहीं हो रही होती, समय पर बारिश अगर नहीं होगी तो इसका एक ये भी चैलेंज आएगा, जो ग्राउंड वाटर है, जो आज के टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज है कि ग्राउंड वाटर का लेवल डे बाय डे जो है वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर से जितना पानी हम निकाल रहे हैं उतना पानी हम आगे रिचार्ज कर नहीं पा रहे हैं। करेक्ट है, तो आपने देखा होगा ग्राउंड वाटर का जो वो इशू है, चाहे आप चेन्नई के बारे में बात करिए, दिल्ली एनसीआर के बारे में बात करिए, अलग अलग जगहों पर अगर आप देखेंगे तो ये चैलेंज समय के साथ में बढ़ता हुआ जा रहा है। करेक्ट है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपस में परस्पर सबका संबंध है। देखिए कैसे होगा, यहाँ देखिएगा, अगर ग्राउंड वाटर यहाँ पर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें पानी के लिए चैलेंज हो जाएगा। करेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर पानी जितना भी था इसने अवशोषित किया, जो यहाँ के न्यूट्रिएंट थे सॉइल के अंदर में वो पेड़ पौधों ने अपने लिए लिया। उसके बाद जब ये जब ये यहाँ पर पत्तियां गिर रही हैं, यहाँ पर फल फूल गिर रहे हैं, तो यहाँ पर डिकम्पोजर जो है उसको सड़ाने गलाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पोषक तत्व यहाँ पर जो है सॉइल के अंदर में आ रहा है, ह्यूमस आपका आ रहा है। अब उसके बाद फिर यहाँ पर जो सूरज की रोशनी थी अब इसके ऊपर भी पड़ रही थी, ये पानी के सोर्स के ऊपर। मान लीजिए कल को पानी बहुत कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो है आपका कहीं ना कहीं इवेपोरेशन कम होगा, समय पर बारिश नहीं हो पाएगी, तो बहुत सारे चैलेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो एक तरीके से हमारे वातावरण में इस तरीके का जो परस्पर संबंध है जीवन संभव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स देखते हैं हम अपने एनवायरमेंट में, बायोटिक मतलब जो कहीं ना कहीं जिनके अंदर लाइफ होगा, एबायोटिक फैक्टर्स जिनके अंदर लाइफ नहीं है बट स्टिल दे आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ।
तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें समझ में आती, इसीलिए कहते हैं वातावरण का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं बहुत ऑब्लाइज्ड होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए हमारे अपने वातावरण के प्रति। ठीक, तो एक तो ये हो गया। आगे चलते हैं जरा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट तो आपको मुझे लगता है साफ साफ समझ में आ गया होगा कि वन के अंदर बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, इसीलिए कहते हैं कि आपको डिफोरेस्टेशन जो है वो नहीं करना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर है, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया एक बात बताओ ह्यूमस होता क्या है, तो यहाँ से आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा कि जो कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर रहेंगे, मृत पादप जंतुओं को खाएंगे और धीरे धीरे ये क्या करेंगे, गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव को हम क्या बोलते हैं, अपघटक यानी डिकम्पोजर्स। ऐसे सूक्ष्म जीव वन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं। ठीक, इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिएगा जंतु वनों में बीजों का प्रकीर्णन और पादपों की वृद्धि पुनर्जनन में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, और जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व प्रदान करेगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं जीवन जीने के लिए अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वनों का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। करेक्ट है। उसके बाद अगर आप देखोगे, जैसे अगर आज के टाइम पर अगर आप रिसेंट अगर आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में और साथ के साथ इंडिया के मैक्सिमम पार्ट्स में आपने देखा होगा, इस बार जो गर्मी आई थी बहुत बड़े लेवल पर, या बहुत ज्यादा एवरेज टेम्परेचर हर साल कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। क्यों, मतलब नो डाउट कि हमें जो है अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, कि आपने इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी डिस्ट्रक्शन किया या फिर इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है, उस कॉस्ट पे डेवलपमेंट नहीं चाहिए। तो डेवलपमेंट नो डाउट बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं आगे भी होगा, बट कहीं ना कहीं जाने अनजाने इसका असर जब वातावरण पर पड़ता है तो उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर पेड़ पौधे अगर कट रहे होंगे या पेड़ पौधों की संख्या पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गई, उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है। इस बार आपने देखा होगा गर्मी बहुत ज्यादा थी और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि केवल एसी से काम नहीं चल पाएगा। अब मतलब कई बार लोगों की थिंकिंग होती है घर में एसी चल रहा है तो क्या ही जरूरत है, अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी कहीं ना कहीं हमें पेड़ पौधों की बड़ी जरूरत पड़ती है। करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वही पॉइंट है, वन के नष्ट होने में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। पेड़ पौधों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद आश्रय नहीं मिलेगा, पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती, जिससे बाढ़ आती है। क्योंकि अगर आप देखोगे अगर जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि अगर पेड़ पौधे अगर है तो एटलीस्ट आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा। सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। करेक्ट है। तो वो पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो जीवन यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे जीवन और वातावरण के लिए वनोन्मूलन घातक है, हमें वनों को संरक्षित करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद से एक और क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछ ले कि भैया एक बात बताओ डिजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण होता क्या है, तो यहाँ जरा साफ साफ देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन या वनोन्मूलन के परिणाम। तो जैसे जैसे अगर मान लीजिए अगर फॉरेस्ट को काटना शुरू किया आपने, तो पृथ्वी पर जो टेम्परेचर और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि आपने पोल्यूटेड एयर दे दिया और आपने पेड़ पौधे हमारे पास है नहीं ताकि फ्रेश एयर हमें कहीं मिल पाए। फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि, भौम जल स्तर में कमी, यानी जो ग्राउंड वाटर है। पहले के टाइम पर ऐसा होता था, गांव का भी एक ऐसा सिस्टम होता था कि जो पानी निकाल रहे हैं ना, अब अगर आप देखोगे हैंडपंप का भी जो पानी हुआ करता था वो भी कहीं ना कहीं लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा था कि जो पानी वेस्ट वाला पानी वो भी धीरे धीरे रिस रिस कर नीचे जा रहा है। पहले गांव में भी जो जमीनें हुआ करती थी वो मिट्टी की हुआ करती थी, तो पोछा भी लगता था या पानी भी गिराया जाता, धीरे धीरे रिस कर नीचे जाता था। अब शहरों के अंदर में अगर आप देखेंगे तो टाइल्स हर जगह पर है, हर जगह पे। अब जो पानी आप निकाल रहे हो वो नीचे जाने के लिए जगह भी नहीं है उनके पास में। तो जिस लेवल पर हम निकाल रहे हो, और मैक्सिमम जगहों पर अगर आप देखेंगे तो शहरों के अंदर में अगर आप जो है आबादी का जो घनत्व है वो अगर आप देखेंगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जितना पानी हम निकाल रहे हैं उतना पानी हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर नहीं पा रहे हैं, है ना, जो प्रैक्टिकल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो। इसीलिए वो वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया कि भौम जल स्तर में कमी, प्राकृतिक संतुलन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसीलिए कहते हैं नेचर को आप अवॉइड नहीं कर सकते। नेचर के बैलेंस, जब भी आप नेचर के साथ में जरा सा भी छेड़छाड़ करेंगे उसका इंपैक्ट हमें लंबा देखने के लिए मिलता है। और फिर भूमि की उर्वरता में कमी, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं, जो यानी कि जब भी अगर आप देखेंगे नेचुरल डिजास्टर्स की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। वृक्षों के कम होने से वायुमंडल में बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर वैश्विक तापमान, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग का जो है ना कॉन्सेप्ट भी अगर आपको यहाँ से समझ में आ जाए किस तरीके से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ जाएगा। और फिर आगे चलकर इसकी वजह से किसका इंपैक्ट पड़ता है, वाटर साइकिल में भी डिस्टर्बेंस होती है।
करेक्ट है। और फिर उसके बाद से कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्षा दर में कमी आएगी कि आपका टाइम से बारिश नहीं होगी, सूखा होगा, ड्रॉट पड़ेंगे, और इसी की वजह से वृक्षों की कमी से मृदा अपरदन अधिक होने लग जाता है, यानी जो सॉइल इरोजन है वो ज्यादा हो जाएगा, और कई बार ऊपरी लेयर का में विद्यमान ह्यूमस मृदा की उर्वरता का भी ह्रास होता है। मैंने अभी आपको बताया था सॉइल इरोजन का मतलब है रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, और फिर ह्यूमस भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल भी आगे चलकर मरुस्थलीकरण या डिजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था आज के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।